तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने धातु अधातु तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तत्व और आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लिया था और धातु अधातु में डिफ्रेंशिएशन कर लिया था। और जो मिश्र धातु हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया था, जो हम हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो धातु हैं उनके बारे में। उनकी एक ट्रिक है, कनका मांगे आलू जैसे फल पर हैं तो सिंगल, तो सिंगल है तो क्या करें, तो इसको पटा लो। ये ट्रिक है जिससे हम सक्रियता श्रेणी को माप सकते हैं। ये जो सक्रियता श्रेणी है वो अति क्रियाशील जो तत्व हैं उनको अलग रखती हैं, मध्यम क्रियाशील को अलग रखती हैं और निम्न क्रियाशील जो तत्व हैं उनको अलग रखती हैं। तो उसमें कनका से क से होगा कैलियम जिसे हम पोटेशियम भी कहते हैं, नाइट्रियम जिसे हम सोडियम भी कहते हैं, और Ca या फिर कैल्शियम जिसे हम कैल्शियम कहते हैं। ये तीनों तो हैं अति क्रियाशील तत्व जो सिर्फ ठंडे पानी से क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि आप सोडियम को पानी में फेंकें तो वहाँ से आग उत्पन्न होगी या फिर ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो अधिक क्रियाशील या फिर अति क्रियाशील तत्वों में तीन तत्व आते हैं। आवर्त सारणी के अनुसार तीन तत्व आते हैं, कैलियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उसके बाद मांगे आलू जैसे, इसमें मांगे से है मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम और जैसे से जस्ता या फिर जिंक। ये तीनों हैं मध्यम क्रियाशील जो सिर्फ गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। उसके बाद फल पर है तो सिंगल पटा वो, ये हैं जो निम्न क्रियाशील तत्व हैं, जिसमें फल से है फेरियम या फिर आयरन, फल से लेड या फिर सीसा, पर से पारा या फिर मरकरी, और उसके बाद है से हाइड्रोजन, दो से तांबा, सिंगल से चांदी, एयू से चांदी, उसके बाद ल से गोल्ड, एयू से गोल्ड, उसके बाद पटालो से पीटी से प्लेटिनम, और वो से वुल्फ्रम या फिर जिसे हम टंगस्टन भी कहते हैं। ये जो तत्व हैं वो निम्न क्रियाशील तत्व हैं जो कि क्रिया नहीं करते, सामान्यतः क्रिया नहीं करते, परंतु एक्सट्रीम कंडीशन होने पर ये क्रिया करते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व और निम्न क्रियाशील तत्व ये हैं। आप वापस एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या है कि कुछ एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है कि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं और जो कॉपर है वो निम्न क्रियाशील तत्व हैं, तो इसलिए क्या है कि निम्न क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस कारण ये जो फॉर्मूला है वो संभव नहीं है, क्योंकि निम्न क्रियाशील जो धातु हैं वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमें एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है पारा प्लस धातु अमलगम बनाते हैं जो धातु की भराई और धातुओं के निष्कर्षण में काम आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं या फिर इम्पॉर्टेंट जो हैं लिखे गए हैं की फैक्टर, जो आपके एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व या फिर धातु कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। निम्न या फिर पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो देखो जैसे ब्रह्मांड में तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती हैं अधातु में, और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम है और अधातु ऑक्सीजन है। उसके बाद पृथ्वी या फिर भूपट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है, तो उपधातु है सिलिकॉन। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु मरकरी या फिर पारा है। और बॉडी के ताप पर पिघलने वाला धातु गैलियम या फिर सीजियम है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कमरे के तापमान पर पूछे तो धातु आपको पारा या फिर मरकरी बताना है, और बॉडी के ताप पर पिघलने वाला धातु पूछे तो गैलियम बताना है। उसके बाद कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तो ब्रोमीन है और धातु पारा है। उसके बाद सबसे हल्का तत्व या फिर सबसे हल्का अधातु कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। ये इसको हाइड्रोजन गैस को स्वयं में जलने वाली गैस और हरित ईंधन भी कहते हैं। उसके बाद सबसे जो हल्का या फिर लाइटेस्ट धातु कौन सा है, तो लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम है जिसका सर्वाधिक घनत्व होता है। उसके बाद चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है। केरोसिन में सुरक्षित रखे जाने वाली धातु सोडियम व पोटेशियम है।
मोम में रखी जाने वाली धातु लिथियम है, जो कि बैटरी मेकिंग में काम आती है। और कृत्रिम पेसमेकर, जो हार्ट धड़कना बंद कर देता है या फिर हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो उसको कृत्रिम रूप से धड़काने के लिए कृत्रिम पेसमेकर हमारे हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है। उसकी जो बैटरी बनी होती है वो भी इस लिथियम आयन की बनी होती है। उसके बाद विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी है, उसके बाद तांबा है और उसके बाद एल्यूमिनियम है। अधिक हमारे तारों में तांबा यूज़ किया जाता है, चांदी महंगी है इस कारण। उसके बाद सबसे पहले खोजा गया धातु और सबसे पहले उपयोग में लिया गया धातु भी तांबा है, और सबसे पहले खोजा गया और उपयोग में लिया गया मिश्र धातु कांसा है। उसके बाद सर्वाधिक तन्य धातु सोना है, उसके बाद चांदी है और उसके बाद प्लेटिनियम है। सोना चांदी के आभूषण के भार बढ़ाने में यूज़ होने वाली धातु इरिडियम है। उसके बाद सर्वाधिक चमकीला अधातु आयोडीन है, उसके बाद ग्रेफाइट है और उसके बाद हीरा है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है और सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व सीजियम है। ये फ्लोरीन तो अधातु है और ये सीजियम धातु है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसके 27 समस्थानिक होते हैं। हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। समस्थानिक होते क्या है? क्योंकि जिनके परमाणु भार सेम सेम होते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं। सर्वाधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन है, जिसको कि विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में यूज होता है। सर्वाधिक कठोर धातु क्रोमियम है। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, जो कि एरोप्लेन के टायरों में यूज़ होती हैं। गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम भर के चलते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती हैं, और एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम के साथ नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं। भूकंप की भविष्यवाणी करने वाली गैस रेडॉन है। रेडियो सक्रिय गैस रेडॉन है, और सबसे भारी गैस भी रेडॉन है। उसके बाद विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। उसके बाद अजनबी गैस जिनॉन है। ये विज्ञापनों व रोशनी में काम आने वाली गैस नियॉन है। उसके बाद आशा का धातु यूरेनियम, भय का धातु प्लूटोनियम, और ये प्लूटोनियम से क्या है कि 239 बॉम्ब बनाया जाता है, तो इसलिए इसे भय का धातु भी कहते हैं। भविष्य का धातु टाइटेनियम है, जो कि वायुयान और अंतरिक्षयान बनाने में काम में लिया जाता है। सबसे महंगी धातु प्लेटिनियम है, जिसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं। उसके बाद चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। स्टेज प्रोग्राम में धुआं करने वाले ड्राई आइस हैं, जो CO2 का सॉलिडिफाई फॉर्म होता है, और द्रव्य नाइट्रोजन से भी ये प्रोग्राम में धुआं किया जाता है। बॉडी पार्ट में सुरक्षित ये नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखने में काम आती है। उसके बाद प्राणवायु या फिर जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन है, और आग बुझाने वाली गैस CO2 है। कार्बनिक वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और केक फुलाने में भी CO2 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दम घोटू गैस CO है, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका कि सूत्र है N2O। उसके बाद रुलाने वाली गैस या फिर अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिलिन, और फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन गैस है। वेल्डिंग में उपयोग आने वाली गैस एसिटिलीन गैस है। उसके बाद हरा धातु एल्यूमिनियम के कहते हैं। और जो पानी पर तैरती हुई धातु, गर्म पानी पर तैरती हुई धातु किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम को कहते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका कि रासायनिक सूत्र है AgBr। उसके बाद पारा का यूज़ किस में किया जाता है? तो पारे का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर, इस स्पाइथोस्कोप मीटर और बैरोमीटर। ये जो थर्मामीटर है वो तापमापी यंत्र है। ये जो है वो है रक्तदाब मापी यंत्र, और बैरोमीटर है दाब मापी यंत्र। रक्तदाब मापी यंत्र सबसे पहले यूज़ किसने किया था और सबसे पहले इसने बनाया किसने था? तो डॉक्टर स्टेफन ने इसका प्रयोग किया था। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 180 से 120 तक हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक होते हैं दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों में नए गुण पाए जाते हैं, और अवयवी तत्वों जो मतलब जिनसे मिक्स करके ये यौगिक बनाए गए उसके गुण इसमें विद्यमान नहीं होते। जैसे कि ये जो हीलियम है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का अगर हम मिलन करें या फिर इनसे यौगिक बनाएं तो H2O या फिर पानी बनता है।
ये जो हीलियम है वो है ये जो हाइड्रोजन है वो है जलने वाली गैस, और ऑक्सीजन है जलाने में सहायक गैस। इन दोनों का अगर मिक्सअप करें तो आपको लगेगा कि आग लगेगी, परंतु इनसे बनता है H2 या फिर जल, जो कि आग बुझाने में सहायक होता है। उसके बाद अब मैं इसको कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आप देख लेना। AgI या फिर सिल्वर आयोडाइड, जिसको कहते हैं कृत्रिम वर्षा में और क्लाउड सैंडिंग में इसका काम आता है। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे हम AgBr कहते हैं, इसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। Ag2S, इसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, जो कि जिससे कि चांदी का कालापन आता है। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड या फिर हॉर्न सिल्वर, जिसको क्या कहते हैं तो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका यूज़ होता है, जिसका कि सूत्र है AgCl। ये सूत्र आपको पूछ लेता है कि मिलान करो कि कौन सा सूत्र किसका है, तो आपको ये देख के याद आ जाएगा। उसके बाद AgNO3, जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्राइड या फिर लूनार का स्टिक, इसका क्या काम आता है तो चुनावी स्याही या फिर अमिट स्याही बनाने में इसका यूज़ होता है, जो कि आसानी से नहीं जाती, 2-4 दिनों के बाद जाती है। परमानेंट इंक बनाने में सिल्वर नाइट्राइड या फिर लूनार स्टिक का यूज़ होता है। उसके बाद SNO2 या फिर कैसेटोराइट, जिसको कि टीन बनाने में सहायक होता है। उसके बाद FeCl3, जिसे फ्लोरिक क्लोराइड कहते हैं, इसका क्या कार्य है तो रक्त का शुद्धिकरण करना इसका कार्य है। उसके बाद FeS2, जिसे आयरन पायराइटिस कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्खों का सोना। उसके बाद FeSO4, जिसे हम फेरिक सॉल्ट कहते हैं या फिर हरा कासिम कहते हैं, इसको किस में यूज़ किया जाता है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका कार्य क्या है तो पेट्रोल का शुद्धिकरण और कठोर साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद NaCl, जिसे नमक या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये बर्फ़ की फैक्ट्री में काम आता है, और जब हम नॉर्मल सॉल्ट देखते हैं तो वो भी यही है। उसके बाद Na2CO3 और NaCO Na2CO3 और 10H2O, ये क्या है तो ये है सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा या फिर दावक सोडा होता है। उसके बाद होगा NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मीठा सोडा होता है वो यही होता है। इसका सूत्र क्या है तो मीठे सोडे का सूत्र है NaHCO3। उसके बाद KOH, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसे हम कहते हैं कास्टिक पोटाश, यह क्या है तो ये मृदुल साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद CaSO4.2H2O, ये क्या है तो ये जलीय कैल्शियम सल्फाइड है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। इसको क्या यूज़ आता है तो इसमें POP बनाने में इसका यूज़ होता है। इसको POP के साथ इसका जिप्सम बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद CaSO4.5H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP, जो हड्डियों को जोड़ने और मूर्ति निर्माण में काम आता है। उसके बाद CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो है बिना बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहते हैं तो इसको पानी को शुद्ध करने में इसका काम आता है। पान वाला चूना इससे ही बनता है, और रंगाई पुताई व सीमेंट उद्योग में इसका यूज़ होता है। उसके बाद कुछ और काफ़ी चीज़ें हैं, उसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं एक बार रोल ऑन कर लेता हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी। उसके बाद कुछ एग्ज़ामों में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका संकलन भी इस पीछे दिया गया है, तो उसको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है तो एल्युमिनियम होती है। उसके बाद धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक सीसा होता है। उसके बाद साइनाइड प्रक्रिया सोने का निष्कासन में यूज़ होती है। उसके बाद पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन नामक तत्व का यूज़ किया जाता है। उसके बाद रबर के वल्नीकरण में सल्फर का यूज़ होता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे स्मोक बम बनाने में सफ़ेद फास्फोरस का यूज़ होता है। उसके बाद अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का यूज़ होता है, जिससे IC बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड चिप बनाई जाती हैं। ये जो सिलिकॉन है वो भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला उप धातु है। उसके बाद आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, और सबसे विद्युत धनी तत्व सीजियम है। ये फ्लोरीन और सीजियम। उसके बाद पानी का शुद्धिकरण क्लोरीन गैस या फिर जीर्णाणुरोधी गैस द्वारा होता है। उसके बाद पेन किलर व नींद लाने वाली दवाई में पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है। उसके बाद कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ होता है।
लोहे पर जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिंक की परत लगाई जाती है। उसके बाद तांबे पर रांगे या फिर टीन की परत लगाई जाती है। रबर की कठोरता के लिए सल्फर मिलाई जाती है, जिसे वल्नीकरण कहते हैं। उसके बाद 18 कैरेट सोने में कितना सोना होता है, तो उसको आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। 100/24 इंटू जितना भी कैरेट आपका है, इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हो कि हमारे 18 कैरेट सोने में 75% सोना है। उसके बाद अमोनिया का सूत्र क्या है, तो NH3 इस अमोनिया का सूत्र है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ होता है। और चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रतीक बताने वाले बेल्जिनिस हैं, जो कि सबके जो तत्व हैं उनके प्रतीक बताया था। पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाले धातु कौन सा है, तो आर्सेनिक है, जिसे आर्सेनिक से हमारे ब्लैक फुट रोग भी होता है, हमने मानव रोगों में पढ़ा था, पर्यावरण जनित रोगों में। उसके बाद बुरा कोयला लिग्नाइट है, बेस्ट कोयला एंथेसाइट है, सॉफ्ट कोयला बिटुमिनस है, और सबसे खराब कोयला या फिर वर्स्ट कोयला पीट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने एक क्लास और दो क्लास में हमने धातु अधातु तत्व और यौगिक वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक टैंक RS में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।